नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपका एग्रीमेंट बनाया जाता है। दोस्तों, जब भी आप किसी की प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, जैसे उसका ज़मीन हो, जायदाद हो या मकान हो, तो उसके पहले आप उसे एक बयाना देते हैं। उसके पहले कुछ शर्त तय होती है दोस्तों। उन्हीं शर्तों को जिस कागज़ पर लिख करके और उसकी रजिस्ट्री करा दी जाती है, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं दोस्तों। या दोस्तों, किसी व्यक्ति को आप कुछ कर्ज रुपए देते हैं, तो उस कितने रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आप उससे एग्रीमेंट बनवाएंगे कि आपका पैसा न डूबे। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, चल और अचल। तो दोस्तों, चल संपत्ति पर अलग स्टाम्प शुल्क लगता है और अचल संपत्ति पर अलग स्टाम्प शुल्क लगता है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, चल संपत्ति पर कितने रुपए का स्टाम्प शुल्क लगता है, इसके ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप चल संपत्ति पर भी स्टाम्प शुल्क वही है जो अचल संपत्ति पर है। यानी इंडियन स्टाम्प एक्ट के अनुसार 1% से लेकर के 3% तक किसी भी एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प शुल्क लगता है। स्टाम्प की कीमत लगती है, स्टाम्प उतने रुपए का होता है दोस्तों। इसी एग्रीमेंट को हम इकरारनामा भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, चल संपत्ति में अगर आप 500 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर भी एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, तो उसे न्यायालय मान्यता देती है। न्यायालय का कहना है कि चल संपत्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर स्टाम्प शुल्क पेड किया जाए। यानी आप 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर भी अगर आप किसी को लाखों रुपया कर्ज देते हैं और उससे आप एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, तो निश्चित मानिए आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। अब आइए दोस्तों, आते हैं अचल संपत्ति पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने राज्य के लिए अचल संपत्ति की बिक्री हेतु एक स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करती है। साधारणतः स्टाम्प शुल्क 1% से 3% तक होता है, जो उस प्रॉपर्टी के पूरे वैल्यूएशन का होता है। मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1 लाख रुपया है, तो वहाँ का स्टाम्प शुल्क 1000 भी हो सकता है या 3000 भी हो सकता है। दोस्तों, एग्रीमेंट के लिए जो स्टाम्प शुल्क है, अगर आप अचल संपत्ति में जितना निश्चित रुपया के लिए प्रिस्क्राइब्ड राज्य सरकार ने किया है, अगर उससे आप कम या बेसिक स्टाम्प पर एग्रीमेंट करवा लेते हैं, वैसी परिस्थिति में न्यायालय वैसे एग्रीमेंट को मान्यता नहीं देता। मान लीजिए किसी तरह का प्रॉपर्टी आपका विवाद हो गया, किसी तरह का विवाद क्रेता और विक्रेता में हो गया, तो जब आप न्यायालय में जाएंगे उस एग्रीमेंट को लेकर के, तो न्यायालय कहेगा कि आपका स्टाम्प शुल्क कम है। ऐसी परिस्थिति में हम इसे सीधा मान्यता नहीं देंगे। साधारणतः अचल संपत्ति पर भी 1% से 3% तक का ही स्टाम्प शुल्क लगता है, जो उसके पूरे वैल्यूएशन का, प्रॉपर्टी के पूरे वैल्यूएशन का कीमत होता है। दोस्तों, जब आप इस इकरारनामे में आप स्टाम्प शुल्क का पेमेंट करते हैं, तो जो मूल रजिस्ट्री जिस समय होती है प्रॉपर्टी की, उसके पूरे कीमत में से इसके पैसे को घटा दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार 100 रुपये से ऊपर जितने भी तरह की अचल संपत्ति की खरीद बिक्री होती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो यहाँ भी 100 रुपये से ऊपर की अचल संपत्ति है, तो उसके एग्रीमेंट का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है दोस्तों। जिस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिस बयाना का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसे न्यायालय अवैध मान लेती है, उसे न्यायालय मान्यता नहीं देती है दोस्तों। दो स्थिति आती है अचल संपत्ति खरीदने में। या तो आपने एग्रीमेंट करवा लिया, बयाना करवा लिया, तो उस संपत्ति पर कब्जा भी आपने ले लिया। अगर आपको कब्जा नहीं लेना है और मात्र उसके ऊपर में एग्रीमेंट करवाना है, तब उस संपत्ति के पूरे कीमत का 0.1 से 0.2% का ही एग्रीमेंट शुल्क लगता है दोस्तों, अगर आपका स्टाम्प शुल्क कम है और आप उसे न्यायालय में जाते हैं किसी के ऊपर में केस करने, अपने जमीन के मालिक के ऊपर में केस करने, तो जितने रुपए का स्टाम्प शुल्क कम है दोस्तों, न्यायालय उससे 10 गुना तक का फाइन या दंड शुल्क आप पर लगा सकती है दोस्तों, और प्लस स्टाम्प शुल्क में जो कीमत लगा उसका। यानी अगर मान लिया जाए कि 1000 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगता है और आपने 500 का कराया, तो 5000 रुपये तक का अर्थदंड आपको न्यायालय लगा सकती है, और प्लस 1000 रुपया जो एग्रीमेंट का चार्ज है, जो एग्रीमेंट का शुल्क है उस राज्य सरकार का, उसे तो आपको देना ही होगा। इसीलिए दोस्तों, जब कभी आप किसी से कोई एग्रीमेंट करवाएं किसी संपत्ति के खरीद बिक्री के लिए, वैसी परिस्थिति में प्रॉपर स्टाम्प शुल्क का ही प्रयोग करें। कम स्टाम्प शुल्क का प्रयोग करने पर आपको हानि हो सकती है। अब प्रश्न उठता है, एग्रीमेंट पर जितने रुपए का आपने स्टाम्प शुल्क लगाया, क्या उतने रुपए का स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्री के समय में मूल कीमत में से घटा दी जाएगी? सीधा सा उत्तर है दोस्तों, हाँ। आपके एग्रीमेंट फॉर सेल पर जितने रुपए का आपका स्टाम्प शुल्क लगा है, उसे रजिस्ट्री के समय में संपत्ति के मूल कीमत में से घटाकर ही रजिस्ट्री कर दी जाएगी दोस्तों। अब प्रश्न उठता है, किस तरह के स्टाम्प पर, किस तरह के पेपर पर एग्रीमेंट लिखाया जा सकता है? तो दोस्तों, नॉन जुडिशियल स्टाम्प ही एक ऐसा स्टाम्प है
जिसके ऊपर में आप एग्रीमेंट करा सकते हैं। सादा पन्ना पर अगर आपने एग्रीमेंट कराया, सादा कागज़ पर अगर आपने एग्रीमेंट कराया, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी न्यायालय मान्यता नहीं देती है। तो सावधान दोस्तों, हमेशा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर ही एग्रीमेंट कराएं, प्रॉपर स्टाम्प शुल्क दे करके ही एग्रीमेंट कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो न्यायालय से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहीं पर आप समझ गए किसी भी इकरारनामा में, किसी भी एग्रीमेंट में कितने रुपए का स्टाम्प शुल्क लगता है। अगर कम या बेसी का स्टाम्प शुल्क आपने खरीदा और उस पर आपने एग्रीमेंट कराया तो उस पर क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं न्यायालय में जाने के बाद, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा आज के वीडियो में हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, यहीं पर अब हमारा ये वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि सब लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट अगर कराना है तो उसमें कम या ज़्यादा का स्टाम्प शुल्क का प्रयोग न करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।